गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में यानी आज से मैं हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहा हूँ। ऐसे हिंदी ग्रामर में सिलेबस के अनुसार आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, पत्र लेखन, निबंध लेखन। इसके बाद में आपको संधि है, समास है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों का बदले एक शब्द है, मुहावरा है, etc। तो बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ने हैं, जो आपके यानी क्लास 10 से लेकर के और क्लास 12 तक काम में आने वाले सिलेबस हैं। तो सर्वप्रथम मैं हिंदी व्याकरण का बहुत छोटा से रूप से मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो आज के क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वर्ण का स्वरूप। जैसे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट होता है ABCD, ठीक उसी प्रकार से हिंदी में भी कुछ वर्ण होते हैं जिसे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। कुछ वर्ण होते हैं। आज मैं वर्ण से ही क्लास अपना हिंदी व्याकरण में शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं वर्ण का स्वरूप, यानी वर्ण माने अक्षर होता है। हिंदी में अक्षर का स्वरूप या रूप, आकार कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को वर्ण का स्वरूप। पहले हम वर्ण का परिभाषा लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड न हो। जिनका खंड न हो। जैसे में आपका ओ है, ई है, व या क, ये सभी वर्ण हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड न हो। जैसे अ, ई, व, च, क। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, पानी। पानी एक शब्द है। पानी एक शब्द है, लेकिन इस पानी का आपको दो खंड हो सकता है, या पानी का दो ध्वनि हो सकता है। पानी एक शब्द है, फिर भी पानी का दो ध्वनि हो सकता है। जैसे
यदि हम पा लेते हैं तो प प्लस अ, ठीक है। और नी का हुआ आपको न प्लस ई। पानी का पा का प हलंत है और प्लस अ हुआ, ये दोनों मिलाकर के पा हुआ। और नी का न और हलंत है और प्लस ई, ये दोनों मिलाकर के आपका नी हुआ। तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा पानी। फिर भी देखते हैं, पानी में 4 ध्वनियाँ हैं, 4 ध्वनि है। प प्लस अ 2 टू और न प्लस ई हलंत है 2, यानी 2 और 2। पानी में 4 ध्वनियाँ मौजूद हैं, ठीक है। और ये चारों ध्वनियाँ ऐसी हैं, ये चारों ध्वनियाँ जो है ऐसी हैं जिनका कभी भी खंड नहीं हो सकता। जैसे प हलंत, इसका खंड नहीं हो सकता है, प का खंड नहीं हो सकता है, न हलंत का फिर दोबारा खंड हम नहीं कर सकते हैं, और ई का भी दोबारा हम खंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हिंदी में कितने वर्ण हैं। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है, ठीक है। वर्णों की संख्या तो हम देखते हैं कि हिंदी में वर्णों की संख्या यानी अक्षरों की संख्या आपका 52 है। हिंदी में वर्णों की संख्या आपको 52 है, ठीक है। जैसे पहला है स्वर। हम देखते हैं वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या कुल 52 है। अब उसमें भी ये जो संख्या 52 है, इसमें कुछ वर्ण जो होते हैं स्वर होते हैं और कुछ वर्ण जो होते हैं व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस 52 के अंतर्गत स्वर वर्ण कितने हैं। तो देखिए, स्वर वर्ण है आपके अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ठीक है। ये स्वर वर्ण में आपको यहाँ वर्ण लिख देते हैं। तो इस माने कुल वर्णों की संख्या 52 है, इसमें से स्वर वर्ण जो हैं ओ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये हुए स्वर वर्ण। आप लोग पहले से भी जानते होंगे, स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिनको उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर वर्ण हम उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे बोलते हैं स्वर वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण हम उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में दूसरे किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे ही वैसे वर्ण को हम बोलते हैं स्वर वर्ण,
अब इसके बाद में आते हैं आपको व्यंजन वर्ण। तो देखिए, इसके बाद में आते हैं व्यंजन वर्ण। अब देखते हैं कि व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। पहला होता है कवर। कवर इसके अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है। इसके बाद चवर्ग होता है। इसके अंतर्गत आता है च, छ, ज, झ और इया। ठीक है। इसके बाद आता है टवर। इसके अंदर आता है ट, ठ, ड और ढ। इसके बाद में होता है हरा। अब आता है तवर्ग। तवर्ग के अंतर्गत आता है ट, ठ, ग, घ और न। इसके बाद आता है पवर्ग। ठीक है। पवर्ग के अंतर्गत होता है आपको फ, फ, भ, भ और म। ठीक है। तो देखिए, कवर्ग के अंतर्गत हो गए, कवर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग के अंतर्गत हो गए च। ये सभी व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन वर्ण मैं बता दूं कि व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन वर्ण हम उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी न किसी स्वर वर्ण की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। बिना स्वर्ण वर्ण की आवश्यकता लिए हम किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है। तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आपको कवर्ग हो गए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, कवर्ग और पवर्ग। अब इसके बाद में होते हैं आपको अंत, अस्त। मैं बाद में लिखता हूँ, पहले इसे मिटा देता हूँ, जगह कम है। उसके बाद में आता है अंत, अस्त। अंत, अस्त। इसके अंतर्गत जो व्यंजन बनाते हैं वे हैं आपके य, र, ल, व। य, र, ल और व। इसके बाद जो व्यंजन वर्ण होते हैं उष्म होते हैं। उष्म। अब उष्म के अंतर्गत आते हैं आपको तलावे स, दंती स, मूर्धन्य स और ह। ठीक है। उष्म में तलावे स, मूर्धन्य स, तलावे स, दंती स, मूर्धन्य स और ह। ठीक है। अब इसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? संयुक्त व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं आपके छत्र, ज्ञस्त्र। ये देखिए, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये सभी जो है संयुक्त व्यंजन में आते हैं।
छ तरह ई और एक ज्ञ है, एक ज्ञ हुआ और स्र हुआ। इसके बाद जो व्यंजन वर्ण आते हैं वो होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं आपके ये, जिसके अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ी र, और एक होता है ए, जिसको हम लोग ढ के नाम से बोलते हैं। बड़ी र और ढ के नाम, जैसे पढ़ाई, पढ़ाई चढ़ाई में आपको यही ढ आता है, ठीक है ना। हाँ, बड़ा कड़ी होता है ना, उसमें ये आपको व्यंजन आता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार वर्ण के अंतर्गत आते हैं आपके दो ठो, ध्यान दीजिए यहाँ पर। एक होता है ए और दूसरा होता है ये, ठीक है। ये अनुस्वार में ये हुआ और विसर्ग में ये आपको ये होता है, ठीक है। तो ये इतने वर्ण आपके हिंदी में प्रचलित है और इन्हीं वर्णों के सहारे शब्द बनते हैं, फिर शब्द से वाक्य बनते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर में हिंदी ग्रामर का क्लास आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगले क्लास में मैं आप लोगों को माने अगला हिंदी का जो विशेष कोई चैप्टर होगा, जो प्रमुख चैप्टर होगा, इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा, मैं उसी को आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।